आज हम एथर एनर्जी के हालिया मतलब जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के नतीजों पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, प्रेस रिलीज और हाँ, वो आईपीओ फंड इस्तेमाल पर जो मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट है वो भी है। तो कोशिश करेंगे कि इन सब से एथर की ग्रोथ और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो जरूरी बातें हैं वो समझें। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले बिक्री के आंकड़े देखते हैं। Q1 FY26 में करीब 46,000 स्कूटर बेचे हैं इन्होंने। ये पिछले साल इसी टाइम से देखें तो मतलब लगभग दोगुना, 97% ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और रेवेन्यू वो भी 83% बढ़ के 673 करोड़ हो गया। जबरदस्त उछाल है साल दर साल। लेकिन एक मिनट, पिछली तिमाही यानी Q4 FY25 के मुकाबले बिक्री और रेवेन्यू दोनों में थोड़ी कमी दिख रही है, 3% और 2% का कम। तो क्या ये कोई चिंता की बात है? खासकर जिस तरह का कंपटीशन है भारतीय ईवी मार्केट में। पिछली तिमाही से ये जो थोड़ी गिरावट है, हो सकता है मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव रहा हो या कोई सीजनल फैक्टर हो, लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है वो तो साफ तौर पर ऊपर की तरफ ही है। पर इन आंकड़ों से भी ज्यादा मुझे लगता है दिलचस्प बात यह है कि कंपनी अब हर स्कूटर पर कमा कितना रही है। उनका एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन, मतलब सीधा सीधा स्कूटर बेचने और उसकी लागत निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो 117% बढ़ा है, 155 करोड़ रुपए। 117%? हाँ जी, और ये अब उनके रेवेन्यू का 23% है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये सिर्फ 19% था। अच्छा, तो हर गाड़ी पर मार्जिन सुधरा है, लेकिन कंपनी ओवरऑल तो अभी भी घाटे में ही है ना? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यहीं पर ईबिटा मार्जिन की तस्वीर सामने आती है। यह हमें कंपनी के ऑपरेशन से मोटे तौर पर कितना मुनाफा या घाटा हो रहा है उसका अंदाजा देता है। इसमें पिछले साल के मुकाबले आप यकीन मानिए करीब 17 परसेंटेज पॉइंट्स का जबरदस्त सुधार है। 17? हाँ, 1700 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा। अब ये -16% पर आ गया है। मतलब घाटा तो है, पर वो काफी तेजी से कम हो रहा है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या वजह है? ये सुधार कैसे हुआ? कई चीजें हैं। एक तो उनकी इंजीनियरिंग बेहतर हुई है, R&D पर उनका फोकस बढ़ा है। इस तिमाही में देखिए 89 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दूसरा, वो जो नया रिश्ता स्कूटर आया है वो काफी हिट रहा है। हाँ, सुना है उसके बारे में। और बैटरी सेल की कीमतें भी थोड़ी अनुकूल रही हैं उनके लिए। साथ ही अब वो सिर्फ स्कूटर बेचकर नहीं कमा रहे, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन है, एक्सेसरीज हैं, इन नॉन व्हीकल चीजों से भी अच्छी कमाई आ रही है, जो कुल रेवेन्यू का करीब 12% है। 12%? ये तो काफी है। जी, और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर हम सरकारी सब्सिडी को हटा भी दें तो भी उनका एडजस्टेड ग्रोस मार्जिन 20% है। ये पिछले साल से 7 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। मतलब सब्सिडी के बिना भी मार्जिन बढ़ रहा है। ये तो वाकई में एक अहम बात है। अच्छा, तो ये ग्रोथ और बेहतर मार्जिन ये आ कहां से रहा है? क्या ये सिर्फ रिश्ता का असर है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, रिश्ता का लॉन्च खासकर फैमिली स्कूटर सेगमेंट में वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही, पर एथर असल में कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। जैसे उनका रिटेल नेटवर्क, इस तिमाही में ही 95 नए एक्सपीरियंस सेंटर खोले उन्होंने। 95 एक तिमाही में? हाँ, अब देश भर में कुल 446 ईसीज हो गए हैं। और वो सिर्फ बड़े शहरों पर फोकस नहीं कर रहे, अलग अलग साइज के सेंटर खोल रहे हैं, फ्लैगशिप, मिड साइज, कॉम्पैक्ट, ताकि छोटे शहरों में भी उनकी पहुंच बने। और इसका असर उनके मार्केट शेयर पे दिख रहा होगा फिर? बिल्कुल दिख रहा है। नेशनल लेवल पर उनका मार्केट शेयर लगभग डबल होकर 14.3% हो गया है। पिछले साल ये 7.6% था। दक्षिण भारत में तो वो पहले से ही मजबूत थे, 22.8% शेयर के साथ नंबर 1 है। लेकिन अब मध्य भारत में उनका शेयर 2.6 गुना बढ़ा है और बाकी भारत में 1.9 गुना। यानी पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ रही है। सही कहा। और वो सिर्फ सेंटर नहीं खोल रहे, ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। एथर एडवांटेज जैसे कैंपेन चला रहे हैं, रीजनल भाषाओं पर फोकस कर रहे हैं ग्राहकों से जुड़ने के लिए। तभी तो मई 2025 में वो सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला ईवी ब्रांड थे। 45% लोग R&D में हैं। जी। फिर वो वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग खुद करना। उनका चार्जिंग नेटवर्क भी बढ़ रहा है, 4000 से ज्यादा पॉइंट्स हो गए। हाँ, इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। एथर स्टैक प्रो सॉफ्टवेयर भी 89% ग्राहक इस्तेमाल करते हैं। और मार्जिन सुधर रहे हैं, विस्तार तेजी से हो रहा है। ये सब तो प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन इन रिपोर्ट्स में कुछ चिंता वाली बातें या कह लें चुनौतियां वो भी होंगी। हाँ बिल्कुल है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि कंपनी अभी तक मुनाफे में नहीं आई है। तिमाही घाटा अभी भी 178 करोड़ का है, EBITDA -16% है। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता। हालांकि हमने देखा कि सब्सिडी के बिना भी मार्जिन सुधरा है, जो कि पॉजिटिव है, पर निर्भरता तो है। ठीक है। एक और चीज जो रिपोर्ट में मेंशन है वो आईपीओ से मिले पैसों से जुड़ा है। महाराष्ट्र में उनकी जो नई फैक्ट्री बननी है, फैक्ट्री 3.0, उसका काम थोड़ा पीछे चल रहा है। पर्यावरण मंजूरी मिलने में कुछ देरी हुई। मैनेजमेंट तो कह रहा है कि टाइम पर हो जाएगा, पर एक रिस्क तो है। अच्छा, तो फंड्स का इस्तेमाल भी पूरा नहीं हुआ है अभी?
हाँ, उसी वजह से आईपीओ से मिले पैसों का एक बड़ा हिस्सा, करीब 2255 करोड़ रुपए, वो अभी भी फिक्स डिपॉजिट में ही रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटे तो तस्वीर क्या दिखती है एथर की इस्तेमाही के बाद? देखिए, संक्षेप में यही कह सकते हैं कि एथर एनर्जी ने Q1 FY26 में बिक्री और रेवेन्यू में साल दर साल जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है, और उससे भी ज्यादा जरूरी मार्जिन सुधारने और घाटे को कम करने में उन्होंने काफी अहम प्रगति की है। ये साफ तौर पे उनके नए प्रोडक्ट्स जैसे रिश्ता, उनके तेजी से फैलते रिटेल नेटवर्क और उनके इंटरनल ऑपरेशंस में सुधार का नतीजा लगता है। हाँ, लगता तो यही है। बेशक मुनाफे तक का सफर अभी बाकी है, पर ऐसा लग रहा है कि कंपनी सही दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रही है। उनका फोकस लगातार टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बना हुआ है, जैसे वो आने वाले एथर स्टैक 7.0 सॉफ्टवेयर और नए ईएल प्लेटफॉर्म की बातें कर रहे हैं। तो ये साफ है कि एथर अपनी प्रीमियम इमेज, टेक्नोलॉजी लीडरशिप और बढ़ते हुए इकोसिस्टम के दम पर भारतीय ईवी मार्केट में अपनी जगह और मजबूत करने में लगा हुआ है।